तो हम बात करेंगे शॉक के नोट्स की, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक है भाई CVS के अंदर मेडिसिन में, ठीक है। तो शॉक इज़ व्हाट, इट इज़ एन एक्यूट क्लिनिकल सिंड्रोम, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोपरफ्यूजन एंड सीवियर डिसफंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। इट इज एक्यूट क्लिनिकल syndrome characterized by hypoperfusion and severe dysfunction of vital organs। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो शॉक है वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एक होता है कार्डियोजेनिक शॉक, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्स्ट्रक्टिव। हाइपोवॉल्यूमिक में हेमोरेजिक मोस्ट कॉमन है, इसमें हम हेमोरेजिक के मैनेजमेंट की बात करेंगे, हाइपोवॉल्यूमिक के मैकेनिज्म की बात करेंगे। इन जनरल बर्न, जहाँ पे डिक्रीज प्लाज्मा की वजह से होता है, एंड डिहाइड्रेशन जो कि डिक्रीज फ्लूइड की वजह से होता है। कार्डियोजेनिक डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हमारे पास सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक जिसको हम डिटेल में देखेंगे, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद न्यूरोजेनिक, देन एक्यूट एड्रिनल इनसफिशियंसी। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर कार्डियक टेम्पोनाड एंड टेंशन नेमोथोरैक्स। ओके, सो इसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं। और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या होता है, हेमोरेजिक शॉक को देखेंगे, एनाफाइलेटिक शॉक को देखेंगे। सो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें कैसे होता है भाई चीज़ें, है ना, डिक्रीज इन द प्री लोड, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है तो हाइपोपरफ्यूजन होता है, हाइपोटेंशन होता है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के, जो मैंने ऊपर में बताए हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, अगर वॉमिटिंग या फिर डायरिया हो रहा है तो हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। बर्न के केस में हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है यार। ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे पास हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जिसमें हेमोरेजिक देखने को मिलेगा। हेमोरेजिक का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन आता है, इसको देखेंगे हम। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे, टैकीकार्डिया, लो बीपी, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, कोल्ड पेरिफेरी देखने को मिल सकता है, एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो कोल्ड हो सकते हैं ना। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, ब्लड वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हैं, क्या करना है, ब्लड वॉल्यूम को रिप्लेस जो लॉस हुआ है उसको, है ना। क्रिस्टलॉइड्स दे सकते हैं यार, एंड क्रिस्टलॉइड्स में यहाँ पर रिंगर लैक्टोज ज़्यादा फॉलो करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू दी नॉर्मल सेलाइन। एंड क्रिस्टलॉइड्स कितना देंगे, 2 to 3 times वॉल्यूम लॉस्ट। क्रिस्टलॉइड्स के बाद यहाँ पे हम कोलॉइड्स भी दे सकते हैं, एंड कोलॉइड्स को इक्वल वॉल्यूम में देंगे। कोलॉइड्स के अंदर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं लाइक एल्ब्यूमिन, है ना, बट क्रिस्टलॉइड्स के अंदर सिर्फ सॉल्ट्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तो हो गया
हाइपोवॉल्यूमिक शॉक अगर एनाफैलेटिक शॉक है, जो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। एनाफैलेटिक शॉक के मैकेनिज्म की बात करें तो सपोज करो कोई बाहर से एलर्जन आता है ना, वो क्या करेगा भाई, इंक्रीज IgE है ना, और वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हिस्टामिन को, विच इंक्रीज SRSA है ना। सो इससे क्या हो जाएगा, वासो डायलेशन हो जाएगा, एंड विच डिक्रीज व्हाट, वीनस रिटर्न, एंड जिससे आदमी शॉक पे जा सकता है। सो मैनेजमेंट कैसे करेंगे एनाफैलेटिक शॉक का, हमारे पास प्राइमरी मैनेजमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन देंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब का इंट्यूबेशन करेंगे, जिससे वेंटिलेशन भी करना है यार अपने को इफ़ नेसेसरी, एड्रेनलिन देना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे ना। अगर इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो 1:1000 के रेशियो में होगा। अगर नो रिस्पॉन्स है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सो IV दे सकते हैं। और IV एड्रेनलिन, IV तेजी से आएगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम करने पड़ेगा यार, एंड वो कितना होगा, 1:10,000 है ना। एड्रेनलिन के बाद जो IV फ्लूइड्स हैं वो भी तो एक तरह से बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे रिंगर लैक्टेट या फिर नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। लैग इन एलिवेशन पे फोकस करेंगे, बिकॉज ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है यार, तो उसको हमको हार्ट तक पहुँचाना है, इसीलिए ये करना है। तो ये हो गया प्राइमरी मैनेजमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं ना, क्लोरफेनारामीन देंगे यार, क्लोरफेनारामीन, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, कितना, 100 मिलीग्राम IV, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देखा किसकी बात की, हमने बात की अपन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एनाफैलेटिक शॉक। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हेमोरेजिक शॉक, एंड हेमोरेजिक शॉक में भी इसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। सो हेमोरेजिक शॉक क्या है भाई, अगर ब्लड लॉस जो है 30 to 40% है ना, लॉस हो जा रहा है, सो इट इज़ व्हाट वी कॉल हेमोरेजिक शॉक, है ना। एंड इससे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा यार, प्लस हमारे पास अगर 30 से 40% ब्लड बॉडी से लॉस हो गया तो हमारे पास हाइपोपरफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, ग्रॉस हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यूज। क्लासिफिकेशन की बात करें, सो हमारे पास जो हेमोरेजिक शॉक है उसको हम 4 क्लास में यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लास 1 जिसमें लेस देन 750 ml ऑफ ब्लड लॉस होगा, विच इज़ अराउंड, हमारे बॉडी में लगभग 5 लीटर के अराउंड ब्लड होता है, सो लेस देन 15% है, तो ये कॉम्पेंसेटेड किसको बोलते हैं। क्लास 2 में हमारे पास 752 अराउंड 1500 ml, जो कि अराउंड 15 to 30% है यार, इतना ब्लड लॉस हुआ तो हमारे पास इसको माइल्ड हेमरेज बोलते हैं, है ना। अगर ये 1500 से 2000 ब्लड ml लॉस हो जा रहा है तो इट इज़ अराउंड 30 to 40%, सो इसको हम मॉडरेट बोलते हैं। क्लास 4 कौन सा है, अगर ये मोर देन 2000 ml का ब्लड लॉस हो रहा है विच इज़ मोर देन 40%, सो इसको हम सीवियर हेमरेज बोल सकते हैं ना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसका मैनेजमेंट, ठीक। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई, इससे पहले तो जनरल मेजर्स क्या क्या लेंगे, जनरल्स मेजर के अंदर पहले तो हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी है यार, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद यहाँ पे इमीडिएट रिससिटेशन करेंगे, इमीडिएट रिससिटेशन एंड हेमरेज कंट्रोल। हमारे पास
सर्कुलेशन एयर विद एंड ब्रीदिंग को चेक करेंगे। अब चेंज हो गया, पहले एयर वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ABC था, ठीक है। सो यहाँ पे एयर वे एंड ब्रीदिंग जो होगा वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए फेस मास्क देंगे, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है अगर, तो है ना। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटीग्रेशन करेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट में। और क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये इंश्योर करेंगे कि दो लार्ज IV लाइंस हो यहाँ पे, कहाँ पे, पेरीफेरी के अंदर, नॉट सेंट्रल। एंड आइडियल जो है हमारे पास 16 गेज का है यार। फिफ्थ हमारे पास जनरल मेजर्स में फ्लूइड्स देंगे, एंड फ्लूइड्स में रिंगर लैक्टेट या फिर नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं, है ना। BP नॉर्मल है या फिर BP क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अगर BP नॉर्मल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पॉन्डर बोलेंगे, इसके अलग ट्रीटमेंट होगा। और BP अगर कम हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेस्पॉन्डर। एंड इसमें हमारे पास इसको बोल देते हैं एक्टिव ब्लीडिंग का केस। एंड इस केस में अच्छा काम, मतलब कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है पेशेंट, मतलब खतरे के कगार पे है यार, खतरे की तरफ जा रहा है। सो एक्टिव ब्लीडिंग को कैसे ट्रीट करेंगे, एक्टिव ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ेगा। एंड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट थेरेपी करेंगे। कंपोनेंट थेरेपी मतलब ब्लड के कंपोनेंट्स देंगे, जिसमें हमारे पास जो पैक्ड सेल, S2, फ्रेश, फ्रोजन प्लाज्मा, S2 जो प्लेटलेट्स हैं, इसको जो रेशियो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1:1:1 होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके लिए हमारे पास मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग करना पड़ेगा। ओके, अगर क्लास 4 ऑफ हेमरेज है जहाँ पे 2000 ml से ज़्यादा हो रहा है तो उसको तुरंत ओवन नेगेटिव ब्लड चढ़ा देंगे यार, है ना। अगर फिर भी ब्लीडिंग कंटिन्यूज है देन हाइपोटेंसिव रिससिटेशन करेंगे। जिसमें हमारा गोल क्या है, हाइपोटेंसिव रिससिटेशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम से कम 90 mmHg लाना है, एंड जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको कम से कम 50 to 60 mmHg लाना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड देना है, जो कि एक फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट है जनरल मेजर्स के अंदर। फाइब्रिनोलाइटिक मतलब फाइब्रिन जहाँ पे क्लॉट बनाता है उसको फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट ना, ब्लड लॉस को रोकेगा। तो ये जनरल मेजर्स हो गए यार। नाउ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर हम बात करें स्पेसिफिक मेजर्स की, सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हेमरेज को कंट्रोल करेंगे। कैसे, उस जगह पे प्रेशर एंड पैकिंग करेंगे जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, अगर उस साइट को लोकेट कर पा रहे हैं तो। व्हेन साइट इज लोकेटेड, फॉर एग्जांपल अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे पास यहाँ पे रोलर गेज लगा सकते हैं यार, ना, विथ और विदाउट एड्रेनलिन, है ना। और क्या करेंगे भाई, पोजीशन को ध्यान देंगे, है ना, उसको एलिवेट कर देंगे जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है उसको, एंड रेस्ट पे ध्यान देंगे। अगर वेरिकोस वेन है तो एलिवेशन ऑफ लैग करेंगे जिससे उस जगह ब्लड सेटल ना हो। थायरॉइडोटमी से अगर हमारे पास
ब्लीडिंग हो रही है तो हेड एलिवेशन करेंगे, जो कि जनरली वीनस ब्लीडिंग होता है थायरॉइडेक्टोमी में, है ना। अगर सीडेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसको देंगे। अगर एंग्जाइटी है एंग्जाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी बढ़ जाती है, इसके लिए सीडेशन भी दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हेमोरेजिक शॉक। यार हमने जनरल मेजर्स देखे, स्पेसिफिक मेजर्स देखे। हेमोरेजिक शॉक की बात की, उससे पहले हमने एनाफिलेटिक शॉक की बात की, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की बात की, टाइप्स ऑफ शॉक की बात की, शॉक के डेफिनेशन की बात की।